इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 10। रोहित ने तेजी से मोबाइल उठाया और संध्या का नंबर डायल किया। फोन कुछ ही सेकंड में उठ गया था। संध्या। हाँ रोहित, सब ठीक तो है? इतनी रात को क्यों कॉल किया? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नहीं संध्या, कुछ भी ठीक नहीं है। वो पीहू? संध्या ने चौंकते हुए पूछा। क्या हुआ पीहू को? रोहित, अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता संध्या, लेकिन नेत्रा जी पीहू को निशाना बना रही हैं। हमें उसे वहाँ से निकालना होगा, इससे पहले कि कोई और गलतफहमी खड़ी हो जाए। संध्या की घबराहट बढ़ गई थी। उसने फ़ोन कसकर पकड़ा और तेजी से कहा, नेत्रा जी ऐसा क्यों करेंगी? और शौर्य कहाँ है? रोहित ने कड़वाहट से जवाब दिया। शौर्य गुस्से में घर छोड़ चुका है। पीहू ने उस पर विश्वास करने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया, और यही तो नेत्रा जी चाहती थी। तुम नहीं जानती संध्या, नेत्रा जी शौर्य से कितनी नफरत करती हैं। वे कभी नहीं चाहती कि शौर्य खुश रहे। संध्या कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आवाज़ में सख्ती आ गई थी। अगर हम पीहू को उनकी चालों से बचाना चाहते हैं तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। मुझे बताओ मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? रोहित खिड़की के बाहर अंधेरे में देख रहा था। फिर ठंडी आवाज़ में बोला, हमें पीहू को सच बताना होगा, उससे पहले कि वो पूरी तरह नेत्रा जी की बातों में आ जाए। लेकिन ये आसान नहीं होगा। संध्या, तुम्हें क्या लगता है, क्या पीहू मुझ पर भरोसा करेगी? रोहित, अगर हम सच को सही तरीके से पेश करेंगे तो हो सकता है, लेकिन हमें पहले ये पता लगाना होगा कि नेत्रा जी का अगला कदम क्या है। संध्या को सोचकर बोली, मैं अभी पीहू के पास जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर नेत्रा जी को भनक भी लगी तो वो हमें रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पीहू को जरूर लेकर आऊंगी। रोहित की आंखों में एक सख्त चमक आ गई थी। इस बार मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। जो कुछ भी हो, हमें पीहू और शौर्य को फिर से एक करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पीहू अकेले कमरे में बैठी हुई थी। उसकी आंखें अब भी नम थी, लेकिन दिल में गुस्सा और उलझन थी। क्या उसने सच में गलत फैसला लिया? क्या शौर्य सच कह रहा था? लेकिन फिर वही सवाल मन में घूमने लगा, अगर शौर्य सही था तो बाकी लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तभी पीहू के दरवाजे पर दस्तक हुई। पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दरवाजा खुला और संध्या अंदर आई। पीहू? संध्या ने नरम आवाज में कहा। पीहू ने बिना देखे जवाब दिया, अगर मुझे समझाने आई हो कि मैं गलत हूँ तो रहने दो संध्या, मैं अब और कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। संध्या ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं सफाई देने नहीं बल्कि सच्चाई बताने आई हूँ पीहू? पीहू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन साथ ही संध्या की बातों ने उसमें हल्का सा शक भी जगा दिया था। सच्चाई? उसने सरकते हुए कहा। कौन सी सच्चाई संध्या? संध्या ने पीहू के सामने बैठते हुए सीधी बात की। शौर्य तुमसे नाराज होकर गया था क्योंकि उसे लगा कि तुमने उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दिमाग में ये शक भरने वाला कौन था? पीहू की आंखों में उलझन झलकने लगी थी। नेत्रा जी, संध्या ने ठहर कर कहा, वे तुम्हें धीरे धीरे बेखा रही हैं पीहू। तुम्हें लगा कि ये सिर्फ तुम्हारा शक है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने तुम्हारे दिल में ये शक डाला है, जानबूझकर। पीहू ने संध्या की बात पर तुरंत यकीन नहीं किया। वह चिढ़कर बोली, ऐसा क्यों करेंगी वो? उनकी भला क्या दुश्मनी मुझसे? संध्या ने कड़वी हंसी के साथ कहा, तुमसे नहीं, शौर्य से तो है, और तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। अगर वे शौर्य को तोड़ना चाहती हैं तो सबसे आसान तरीका यही है, तुम्हें उसके खिलाफ कर देना। पीहू ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग अब तेजी से चलने लगा था। क्या सच में उसने किसी गलतफहमी में आकर शौर्य को दूर कर दिया? अगर मैं गलत हूँ तो खुद सोचो पीहू। संध्या ने पीहू के चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशन को पढ़ते हुए कहा, शौर्य ने तुमसे कभी कोई झूठ बोला है? पीहू ने धीरे से सिर झटक दिया, लेकिन अब वह खुद भी पूरी तरह से यकीन के साथ नहीं कह पा रही थी। क्या उसने कभी तुम्हें छोड़ने की धमकी दी? जब तक कि आज रात तक पीहू को याद आया कि शौर्य हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था, लेकिन आज पहली बार वह उसे छोड़कर चला गया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे ये सब करवाया गया है? पीहू को अब समझ आने लगा था कि शायद उससे गलती हुई है। शायद उसने नेत्रा जी की बातों को ज़्यादा तवज्जो दे दी थी और शौर्य की बातों को कम। पीहू संध्या की बातों को लेकर बेचैन हो उठी थी। क्या उसने शौर्य के साथ नाइंसाफ़ी कर दी? क्या वह सच में नेत्रा जी के बहकावे में आ गई थी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत उठी और संध्या की तरफ मुड़ी। मुझे शौर्य से बात करनी होगी संध्या, पीहू ने घबराए हुए लहजे में कहा। संध्या ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और सिर लाया। तुम जितनी जल्दी समझ सको उतना ही अच्छा होगा पीहू तुम्हारे लिए, लेकिन याद रखना, नेत्रा जी इतनी आसानी से तुम्हें सच तक नहीं पहुंचने देंगी। पीहू ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछते हुए बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर आई, नेत्रा जी सामने ही खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर वही ठहरी हुई मुस्कान थी जिसे देखकर पीहू को हमेशा अजीब सा महसूस होता था। कहाँ जा रही हो पीहू? नेत्रा जी ने शांत लेकिन सख्त लहजे में पूछा। पीहू ने खुद को शांत रखा और सीधे उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे शौर्य से बात करनी है मम्मी जी। नेत्रा जी हल्का सा हंसी। इतनी रात को? जब उसी ने तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला किया तो अब तुम क्यों भाग रही हो उसके पीछे? पीहू ने मुट्ठियां भींच ली थीं। कुछ समय पहले वे इसी तरह की बातों से प्रभावित हो जाती थी, लेकिन अब नहीं। आपको कैसे पता कि शौर्य मुझे छोड़कर गया है? मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। पीहू ने सीधा सवाल दागा। नेत्रा जी एक पल के लिए चौंकी, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने बस अंदाजा लगाया था और तुमने खुद ही मेरी बात को कन्फर्म कर दिया, उन्होंने मुस्कान के साथ कहा। संध्या जब तक चुप थी आगे आई और बोली, नेत्रा जी आपको तो अंदाजे लगाने में महारत हासिल है, खासकर तब जब किसी की जिंदगी में तूफान खड़ा करना हो। नेत्रा जी ने संध्या की ओर घूर कर देखा। मुझे नहीं पता तुम किस ओर इशारा कर रही हो, लेकिन ये हमारा पारिवारिक मामला है और इसमें बाहरी लोगों को दखल देना जरूरी नहीं। पीहू पूरी तरह समझ चुकी थी कि नेत्रा जी ने जानबूझकर शौर्य और उसके बीच दरार डाली थी। बाहरी लोग? पीहू ने मजाकिया लहजे में कहा। तो जब आप मेरे कान भर रही थी तब मैं भी आपके लिए एक बाहरी इंसान थी, या फिर एक मोहरा जिसे आप शौर्य के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी?
ये तुम क्या कह रही हो पीहू? सच जो अब मुझे समझ आ रहा है आंटी। पीहू की आंखों में बासु नहीं थे बल्कि एक सख्त फैसला था। आपने जानबूझकर मेरे दिल में शक भरा ताकि मैं शौर्य को ग्रह समझूं, और अब जब वह मुझसे दूर चला गया है तो आप इसे मेरा फैसला बताकर तसल्ली से मुस्कुरा रही हैं, है ना? नेत्रा जी ने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे, लेकिन पीहू ने बीच में ही उनकी बात काट दी थी। लेकिन अब और नहीं मम्मी जी, मुझे शौर्य से बात करनी है। मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही माननी है। मैं खुद जाकर शौर्य से बात करूंगी। इतना कहकर पीहू तेजी से पलटी और घर से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। नेत्रा जी के चेहरे पर अब हल्की झुंझलाहट उभर आई थी। ये लड़की इतनी जल्दी उनके जाल से बाहर निकल आएगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। संध्या हल्के से मुस्कुराई और धीमे से कहा, अब आपकी चाल उल्टी पड़ गई नेत्रा जी। पीहू ने बिना समय गंवाए घर से बाहर कदम रखा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल में हलचल मची हुई थी। उसे अब बस शौर्य तक पहुंचना था, उससे सच कहना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी वह फार्म हाउस कहाँ है। संध्या ने तुरंत उसकी उलझन भांप ली थी। उसने झट से अपने फ़ोन से लोकेशन चेक की और कहा, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी पीहू, लेकिन वहाँ जाकर अपना गुस्सा नहीं अपना दिल खोलना। पीहू ने संध्या का हाथ थाम लिया और दोनों तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ी। शौर्य बड़े से शीशे की दीवार के सामने खड़ा हुआ था जहाँ से पूरा शहर नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, पीहू का चेहरा। वह गहरी सांस लेते हुए खुद से बुदबुदाया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह मुझ पर शक करेगी, मेरे प्यार पर शक करेगी। क्या मैंने उसे इतना कमज़ोर प्यार दिया था? रोहित दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। उसने ये सब सुना और झुंझलाते हुए कहा, भाई तुम सचमुच उसे छोड़कर जाने का फैसला कर चुके हो? शौर्य ने रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रोहित आगे बढ़ा और एक फाइल उसके सामने रख दी। नेत्रा जी का खेल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम बस गुस्से में यहाँ बैठे हो। अगर सच में पीहू से प्यार करते हो तो उसे जाकर सच्चाई बताओ। शौर्य ने चुपचाप फाइल खोली और कुछ पेपर्स पर निगाह दौड़ाई। उसकी आंखें सख्त हो गई थीं। इसका मतलब नेत्रा जी ने पीहू को सिर्फ भड़काया ही नहीं बल्कि उसे कुछ झूठे सबूत भी दिखाए हैं। शौर्य ने गुस्से से फाइल बंद कर दी थी। रोहित ने सिर हिलाया, हाँ, और अगर तुमने उसे नहीं रोका तो शायद वह फिर से उन सब बातों पर यकीन कर ले। शौर्य ने मुट्ठियां भींच ली थीं। पीहू और संध्या की गाड़ी अब लगभग फार्म हाउस के पास थी। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। पीहू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर शौर्य ने मेरी बात नहीं सुनी तो? संध्या ने पीहू का हाथ दबाया। तुम बस अपनी सच्चाई कहना, बाकी फैसला उस पर छोड़ देना। पीहू ने हल्का सा सिर हिलाया। गाड़ी रुकते ही पीहू गाड़ी से बाहर निकली और तेजी से फार्म हाउस की ओर भागी। बारिश उसकी साड़ी को भिगो चुकी थी, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं थी। शौर्य अभी भी फाइल हाथ में लिए हुए खड़ा था जब दरवाजा अचानक जोर से खुला। शौर्य! उसकी सांसें थम गई थीं। दरवाजे के सामने पीहू खड़ी हुई थी, पूरी तरह भीगी हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर अफसोस। शौर्य के अंदर कहीं हलचल हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सख्त आवाज में कहा, यहाँ क्यों आई हो पीहू? पीहू ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तुमसे सच कहने और अपनी गलती मानने। शौर्य के चेहरे पर हल्की हैरानी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पीहू उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो शौर्य, मैंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी सच्चाई को और तुम्हारी फीलिंग्स को शक के तराजू में रख दिया। मैं गलत थी। शौर्य के दिल में हल्का सा दर्द उठा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही सख्त एक्सप्रेशन थे। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की थी तो तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार हो शौर्य, पीहू ने रोते हुए कहा। शौर्य ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। गुस्सा अब भी था, लेकिन प्यार कहीं ज़्यादा गहरा था। अगर फिर से किसी ने तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? शौर्य ने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से पूछा। पीहू की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब मैं सिर्फ तुम पर यकीन करूंगी शौर्य, और किसी पर नहीं। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और पीहू के हाथ पकड़ लिए थे। तो फिर कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना पीहू। पीहू हल्की मुस्कान के साथ उसकी बाहों में सिमट गई थी। शौर्य ने एक लंबी सांस ली। इतनी जल्दी फैसला कैसे बदल लिया पीहू? शौर्य ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। पीहू तड़प कर बोली, तुम्हें लगता है कि मैंने कोई फैसला जल्दबाजी में लिया? शौर्य, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो अब क्या सही लगेगा पीहू? मुझसे नफरत करना, मुझसे दूर रहना? पीहू ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, नफरत? काश मैं तुमसे नफरत कर पाती तो शायद ये सब इतना मुश्किल नहीं होता। शौर्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, फिर मुश्किल क्यों बना रही हो पीहू? पीहू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि भरोसा टूट गया था मेरा शौर्य, और एक बार जब भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। पहले वो रिकॉर्डिंग और अब नेत्रा आंटी का तुम्हारे बारे में ये सब। शौर्य ने कदम उसकी ओर बढ़ाया। अगर भरोसा जोड़ने की कोशिश ही ना करो तो फिर ये नामुमकिन बन जाता है पीहू। मुझे पता है कि तुमने जो सुना, जो देखा, उसने तुम्हें परेशान किया, लेकिन क्या तुमने एक बार भी मेरी सफाई सुनने की कोशिश की? पीहू ने आंखें बंद कर ली थीं, जैसे किसी तकलीफ को भीतर ही भीतर महसूस कर रही हो। सफाई देने का मौका ही कहाँ था शौर्य? हर चीज़ इतनी जल्दी हुई। और उसके बाद? शौर्य ने धीरे से कहा, और उसके बाद तुमने मान लिया कि मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ सकता हूँ। पीहू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जिसने सच्चे दिल से किसी से प्यार किया हो वो कभी उस इंसान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। पीहू ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ दर्द था, सच्चाई थी, और सबसे बढ़कर वही पुरानी अपनी भन भरी गर्माहट जिसे उसने खो दिया था। बाहर से रोहित की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल दूँ या अभी भी और बहस करनी है? पीहू और शौर्य ने एक दूसरे की ओर देखा, पहली बार एक लंबे समय के बाद, बिना किसी नाराज़गी के। पीहू ने हल्की आवाज़ में कहा, अगर मैं चाहूँ कि ये सब फिर से ठीक हो जाए तो क्या तुम मुझे समय दोगे? शौर्य के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। ताउम्र पीहू,
मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें अपना वक्त दे सकता हूँ। बाहर खड़े रोहित और संध्या ने राहत की सांस ली। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई थी। संध्या ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे लॉन में बाहर ले आई थी। जैसे ही संध्या रोहित का हाथ पकड़कर लॉन में बाहर लेकर आई, रोहित ने चौंकते हुए पूछा, अरे संध्या, क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों ले आई? संध्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हल्का सा टैप किया और हौले से बोली, बुद्धू, उन लोगों को थोड़ा पर्सनल स्पेस भी दो ना। रोहित ने हल्का सा सिर खुजाते हुए उसकी तरफ देखा। ओह अच्छा, वैसे तुमने ये सब कब से प्लान करना शुरू कर दिया था? संध्या ने आंखें घुमाते हुए कहा। जब से तुमने पीहू और शौर्य के बीच गलतफहमियां सुलझाने का बीड़ा उठाया था तब से। रोहित हंस पड़ा। अच्छा, तो मेरा ही क्रेडिट ले रही हो? संध्या मुस्काई। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। दूसरी तरफ पीहू ने गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला और बाहर जाने लगी, लेकिन तभी छत के कोने से एक छिपकली सीधे उसके कंधे पर आ गिरी। आ पीहू ने जोर से चीखते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और बिना सोचे समझे सीधे शौर्य के गले से लिपट गई थी। शौर्य, जो पहले से ही मुस्कुरा रहा था, अचानक हुई इस हरकत से थोड़ा चौंक गया था, लेकिन फिर उसके होठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई थी। पीहू, तुम मुझसे डर रही हो या उस छिपकली से? उसने हल्की हंसी दबाते हुए पूछा। पीहू ने आंखें बंद रखते हुए सिर हिलाया। शौर्य, हटाओ इसे। शौर्य ने उसकी कमर को हल्के से थामते हुए उसे खुद के करीब कर लिया था और मुस्कुराकर फुसफुसाया, पहले वादा करो अब मुझसे दूर नहीं जाओगी। पीहू ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली और उसके करीब आती मुस्कान को देखा। शौर्य, उसने झेपते हुए उसे हल्के से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहा, छोड़ूंगा, पर सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे इस डर को भी। पीहू का दिल तेजी से धड़कने लगा था, जबकि शौर्य ने उसके बालों को पीछे करते हुए हल्की फुसफुसाहट में कहा, अब अगर छिपकली से इतना डरती हो तो मेरे पास ही रहना। पीहू का चेहरा गहरा लाल हो गया था और शौर्य की मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। पीहू की सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसने हल्के झुंझलाते हुए शौर्य को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने उसकी कमर पर पकड़ और भी मजबूत कर दी थी। शौर्य, छोड़ो ना, पीहू ने हल्के से गुस्से में कहा। शौर्य ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले बताओ, उसने धीमे से कहा, ये डर सिर्फ छिपकली से था या मेरे करीब होने का बहाना भी? पीहू का दिल जोर से धड़क उठा था। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें शौर्य की आंखों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। बकवास मत करो शौर्य, उसने नजरें चुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की कंपकपी थी, जिसे शौर्य ने पकड़ लिया था। शौर्य मुस्कुराया। उसकी उंगलियां अब हल्के से पीहू की पीठ पर घूम रही थी, जिससे उसकी धड़कन और तेज हो रही थी। अगर मैं अब भी तुम्हें नहीं छोड़ूं तो? शौर्य ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में शरारत थी, लेकिन आवाज में एक अलग सी नरमी थी। पीहू ने झटके से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे हल्के झटके से वापस अपनी ओर खींच लिया था। अब उनके बीच बस कुछ इंच का ही फासला था। पीहू की सांसें हलक में अटक गई थी। शौर्य, प्लीज, ये सही नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे खुद को समझा रही हो। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया। तो फिर मुझे रोक लो पीहू, अगर सच में यही चाहती हो तो। पीहू के हाथ उसकी शर्ट के कॉलर तक पहुंचे उसे पीछे धकेलने के लिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी थी। शौर्य ने उसकी झिझकती हुई आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, पर खुद को देखो, तुमने अब तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पीहू ने चौंकते हुए देखा। वाकई उसने अभी तक उसकी शर्ट पकड़ी हुई थी। पीहू का चेहरा हल्का गुलाबी पड़ने लगा था और शौर्य के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। तभी अचानक से रोहित और संध्या की हंसी लॉन से सुनाई दी, जिससे पीहू झेप गई थी और झटके से पीछे हटने लगी। लेकिन शौर्य ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ते हुए फुसफुसाया, ये अधूरा रह गया पीहू, और मैं चीजों को अधूरा नहीं छोड़ता। पीहू की धड़कनें बेकाबू थी और उसकी उलझन शायद पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पीहू की धड़कनें अब भी तेज थी। शौर्य की आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, ये अधूरा रह गया पीहू, और मैं चीजों को अधूरा नहीं छोड़ता। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बाहर से संध्या की किलकिलाहट सुनाई दी। अरे वाह, इतने झकड़ने के बाद भी ये रोमांस का चार्ज बरकरार है। वाह भाई वाह, संध्या ने हल्के से फिल्मी अंदाज में ताली बजाई। पीहू ने झटके से शौर्य को पीछे धकेला और खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, जबकि शौर्य ने सिर्फ एक शरारती मुस्कान के साथ जेब में हाथ डाला। संध्या, चुप रहो, पीहू ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन उसके गालों की हल्की गुलाबी छटा उसकी पोल खोल रही थी। रोहित ने आंखें सक्रिय करते हुए शौर्य को देखा और फिर मजाकिया अंदाज में बोला, यार सच बताओ, छिपकली वाकई गिरी थी या ये बस एक बहाना था? शौर्य ने हल्का सा कंधे उचका दिए। भाई, अब ये तो तुम पीहू से ही पूछो, अब ये तो पीहू ही बता सकती है। पीहू ने उसे घूरा। तुम चुप रह सकते हो? संध्या हंसते हुए रोहित की ओर मुड़ी। देखा कैसे हमारे प्यारे दोस्त को शौर्य नहीं, चुप रहो कहकर बुलाया जा रहा है। बड़ी तरक्की कर ली जनाब ने। शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और पीहू की ओर झुककर फुसफुसाया, ये तुम्हारी दोस्त है या मेरी पीआर टीम? पीहू ने गहरी सांस ली। संध्या, रोहित, तुम दोनों के पास कोई और काम नहीं है? रोहित ने संध्या की ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, है, पर इससे मजेदार कुछ भी नहीं लग रहा। संध्या ने आंख मारी। और वैसे भी इस गले लगने वाले सीन के बाद शायद हमें हनीमून की डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। पीहू का मुंह खुला का खुला रह गया था, जबकि शौर्य ने हल्का सिर झुकाया और मुस्कान दबाने की कोशिश की। संध्या, पीहू लगभग चीख पड़ी थी और फिर संध्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन संध्या पहले ही हंसते हुए रोहित के पीछे छिप गई थी। अरे मैं तो बस हेल्प कर रही थी, संध्या ने शरारती लहजे में कहा। रोहित ने सिर खुजलाते हुए कहा, वैसे अगर हनीमून का लोकेशन भी डिसाइड करना हो तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। पीहू ने बुरी तरह झेंपते हुए शौर्य की ओर देखा, जो भी मजे से उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहा था। शौर्य, कुछ बोलो ना इन दोनों को। शौर्य ने सिर हिलाया और हल्की आवाज में कहा, मुझे तो ये सब बहुत सही लग रहा है। संध्या और रोहित की टीजिंग के बाद भी पीहू के गालों की गुलाबी छटा कम नहीं हुई थी। वह बार बार शौर्य की ओर देख रही थी, जो अब भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी झेंप का मजा ले रहा था। बस बहुत हो गया,
चलो वापस मेंशन, पीहू ने झुंझलाकर कहा और गाड़ी की ओर बढ़ गई थी। संध्या ने रोहित की ओर देखा और फिर शौर्य को आंख मारते हुए बोली, हम लोग अलग गाड़ी में आते हैं, तुम दोनों एंजॉय करो। पीहू तुरंत मुड़ी, नहीं नहीं, हम सब साथ चल रहे हैं। शौर्य ने उसके इस घबराहट को नोटिस किया और मुस्कुराते हुए कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। चलो वैसे भी देर हो रही है। पीहू फ्रंट सीट पर बैठ गई थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। खिड़की से बाहर देखते हुए भी वह खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही थी। शौर्य ने हल्की आवाज़ में कहा, अगर अब भी उस छिपकली से डर लग रहा है तो मैं स्पीड बढ़ा दूँ? पीहू ने भौहें चढ़ाई। बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें, है ना? शौर्य ने गाड़ी मोड़ते हुए हल्के से कहा, तुम्हारी बाहों में आने का सौभाग्य हर बार नहीं मिलता पीहू। शौर्य की बात सुनकर पीहू हल्का सा झेंप गई थी। पीहू ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन आंखों में गहराई जिसको नज़रअंदाज करना मुश्किल था। अब ज़्यादा मत उड़ो, बस गाड़ी चलाओ, पीहू ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। शौर्य ने सिर हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। मेंशन के बाहर जैसे ही वह लोग मेंशन पहुंचे, संध्या और रोहित की गाड़ी पहले ही अंदर आ चुकी थी। अरे वाह, तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए। हम तो सोच रहे थे रास्ते में कहीं रोमांटिक डेट शुरू हो गई होगी। संध्या ने फिर से चुटकी लेते हुए कहा। पीहू ने गहरी सांस ली। तुम्हारा मजाक कभी खत्म नहीं होता है ना? संध्या हंस पड़ी, लेकिन रोहित ने सिर खुजलाते हुए कहा, वैसे सच में तुम्हारा चेहरा कुछ ज़्यादा ही रेड लग रहा है पीहू। शौर्य ने संध्या और रोहित की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराया और फिर पीहू की ओर झुककर फुसफुसाया, अब इस पर भी मुझे दोष मत देना पीहू। पीहू ने उसे घूरते हुए झटके से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ा और वह गिरने ही वाली थी कि शौर्य ने झट से उसे पकड़ लिया था। तो तुम्हें फिर से मेरे गले लगने का बहाना चाहिए पीहू? शौर्य ने हल्की आवाज़ में कहा। पीहू तुरंत सीधा खड़ी हो गई थी और खुद को संभाला। संध्या और रोहित अभी हंसी रोकने के लिए एक दूसरे को पकड़ चुके थे। ठीक है, मेरी गलती है, अब अंदर चलो, पीहू ने खुद को संभालते हुए कहा और सीधा मेंशन के अंदर चली गई थी। जबकि शौर्य उसे जाते हुए देखकर अब भी मुस्कुरा रहा था। मेंशन के अंदर नेत्रा जी अब भी हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों में हल्की नाराजगी थी और चेहरे पर वही पुरानी कड़वाहट थी जो पीहू और शौर्य को साथ देखकर और भी गहरी हो गई थी। जैसे ही पीहू और शौर्य अंदर आए, उनकी नज़र नेत्रा जी से मिली। पीहू ने हल्का सा सिर झुकाया। नमस्ते आंटी। नेत्रा जी ने बस एक उड़ती हुई नज़र उस पर डाली और ठंडी आवाज़ में बोली, बहुत देर नहीं होगी आने में? ये रास्ते में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। हमारी घर की बहुएं इतनी रात तक बाहर नहीं रहती। पीहू को एक सेकंड लगा समझने में कि वे क्या कहना चाह रही हैं। उसने नज़रें घुमाकर शौर्य की ओर देखा, जो अब भी रिलैक्स खड़ा हुआ था, लेकिन आंखों में हल्का सा तनाव था। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। शौर्य ने सीधे जवाब दिया, लेकिन नेत्रा जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। ओह हाँ, ट्रैफिक तो हर जगह ही होता है, लेकिन दिल के ट्रैफिक के जाम में कई बार लोग बहुत उलझ जाते हैं। उनकी आवाज़ में ताना साफ था। संध्या और रोहित जो दरवाजे के पास खड़े हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। संध्या ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, आंटी आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? अभी इतनी ज़्यादा रात भी नहीं हुई है। आखिरकार प्यार करने वालों को थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए ना। नेत्रा जी ने संध्या की ओर एक सख्त नज़र डाली। हर चीज़ का एक समय होता है और हर रिश्ते की एक हद। कुछ लोग उस हद को भूल जाते हैं। पीहू को महसूस हुआ कि यह ताना सीधा उसी के लिए था। उसने शांति से जवाब दिया, आंटी मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। पीहू की बात सुनकर नेत्रा जी हल्के से मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। समझोगी भी नहीं, क्योंकि तुम अभी वही कर रही हो जो पहले क्या करती थी, शौर्य को उलझाने की कोशिश। नेत्रा जी की बात सुनकर शौर्य ने हल्का सा सिर झटका और गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया, आंटी अब क्या ये घर कोई मिलिट्री स्कूल बन गया है? और अगर हमें आने में कुछ देर हो भी गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने कोई अपराध कर दिया है। शौर्य की बात सुनकर नेत्रा जी ने भौहें चढ़ाईं। समय की पाबंदी भी एक अनुशासन होता है शौर्य, पर तुम्हें तो शायद अब इन सब बातों की परवाह ही नहीं रही। पीहू जो अब तक शांत खड़ी हुई थी, आंटी मुझे शौर्य से ज़रूरी बात करनी थी और फिर थोड़ा सा ट्रैफिक था, इसलिए हमें आने में थोड़ा देर हो गई, इसीलिए। लेकिन नेत्रा जी ने बीच में ही उसकी बात काट दी थी। ट्रैफिक से ज़्यादा तुम्हारी आदतें लेट हैं पीहू। शौर्य ने हल्का सा सिर झुकाया और हंसते हुए कहा, आंटी अगर बात पाबंदी की है तो पीहू मेरी पत्नी है, और अगर मैंने इसके साथ कुछ वक्त बाहर बिता भी लिया तो इसमें गलत क्या है? पीहू ने शौर्य की तरफ देखा, जो बड़ी मासूमियत से ये सब बोल रहा था। उसे लगा कि ये जानबूझकर माहौल को हल्का कर रहा है। नेत्रा जी ने एक लंबी सांस ली और सख्ती से बोली, तुम बहुत मजाकिया हो गए हो शौर्य, पर घर की जिम्मेदारियों को समझो। घर की जिम्मेदारियाँ निभाना कोई इतनी हल्की बात नहीं होती, और पीहू इस घर की बहू है। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। जिम्मेदारी की बात करें तो मैं घर भी आ गया और कॉलेज भी कर लिया, अब बस कुछ और लेक्चर बाकी हैं तो बताइए। नेत्रा जी ने नाराज़ नज़रों से देखा, लेकिन फिर कुछ कहे बिना सिर हिला दिया। संध्या जो ये सब देख रही थी हंसते हुए रोहित से फुसफुसाई, लगता है आज आंटी की क्लास में थोड़ा कम सख्त माहौल है। रोहित मुस्कुराया। शौर्य जब चाहे बात को हल्का बना सकता है, जब चाहे नेत्रा जी से झगड़ा कर सकता है, ये तो उसके मूड पर डिपेंड करता है। शायद आज उसका मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। पीहू ने शौर्य की तरफ देखा, जिसने अब तक उसे एक बार भी पूरी तरह से नज़र उठाकर नहीं देखा था। नेत्रा जी
की आंखों में हल्का सा गुस्सा तैर गया था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहती, पीहू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अब आराम करना चाहूँगी। और बिना कुछ कहे वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। शौर्य भी वहीं खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पीहू को जाते हुए कदमों पर थी। नेत्रा जी ने चिढ़ते हुए कहा, देखा इस लड़की को। शौर्य ने उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और फिर खुद भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। हॉल में अब सिर्फ नेत्रा जी बची हुई थी और उनके मन में एक नया डर था, अगर इस बार शौर्य और पीहू सच में फिर से करीब आ गए तो। नेत्रा जी पीहू और शौर्य को अलग करने के लिए कौन सी नई चाल चलेंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इस कहानी के पिछले पार्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस कहानी में आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।